बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप। हमारा आज का जो लेक्चर है, जो हमारी एक फिंगर टिप सीरीज़ चल रही है, उसी के हवाले से नेक्स्ट लेक्चर है जो कि जनरल क्लासेस एक्ट 1897 ऑन फिंगर टिप्स के नाम से। अभी जनरल क्लासेस एक्ट 1897 इसके बारे में एक बड़ा मशहूर है कि जी बड़ा कोई खुश्क किस्म का और पता नहीं बड़ा कोई मुश्किल और पेचीदा किस्म का ये लॉ है कि जी इसकी समझ नहीं आती कि ये है कि इसका सर पाँव पता नहीं चलता। तो अगर इसकी मैं आपको वो एक मेन थीम या असलियत बताऊं तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर वही मिसाल साबित आएगी कि खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। ये इतना आसान है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ जो याद रखने वाली हो वो है ही नहीं। बिल्कुल बेसिक बुनियादी कंसेप्ट्स हैं और किसके लिए हैं, क्यों हैं, क्या इसका मकसद है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एक अजीब सा नाम है, जनरल क्लासेस एक्ट। बंदा कहता है यार ये कौन सी क्लासेस, क्या एक्ट, कैसा एक्ट। सिंपल एक चीज़, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट का लफ्ज़ सुना होगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट। अभी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा लॉ जो क्या होता है आपका इनेक्टेड शेप में किसी स्टेट में एप्लीकेबल होता है, जो आपका लेजिस्लेचर जो कानून पास करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैचूट कहते हैं। अगर स्टैचूट को मैं और सिंपल वर्ड्स में लेकर आऊँ तो अभी क्या है कि कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई नौजवान है, पर सबको हम कहते हैं कि जी सबकी जेंडर मेल है। तो बच्चा, बूढ़ा, जवान, नौजवान सब किस में आ जाते हैं, मेल जेंडर में आ जाते हैं। इन द सेम वे हम कहते हैं जी कोई एक्ट होता है, कोई ऑर्डर है, कोई ऑर्डिनेंस है, कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशन, मुख्तलिफ नाम है, बट जब हम इन सब को एक सिंगल एक जिन्स में लेकर आएँ, एक जेंडर में लेकर आएँ, तो ये सारे के सारे कहलाते हैं स्टैचूट। तो स्टैचूट क्या हो गया, कोई भी कानून जो किसी मुल्क में एप्लीकेबल हो वो स्टैचूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैचूट, इंटरप्रिटेशन क्या है, कानून की ताबीर व तशरीह। अब ये ताबीर व तशरीह, चलो तशरीह का लफ्ज़ तो हमने आज तक पढ़ा है कि इंटरप्रिटेशन के लिए जो पैरेलल वर्ड है उर्दू में वो तशरीह है, लेकिन इसको मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट को कानून की ताबीर व तशरीह क्यों कहा। अब ये ताबीर क्या है, चलो तशरीह की तो समझ आ गई, तो कानून की ताबीर व तशरीह क्या चीज़ है। तो जनरल क्लासेस एक्ट में हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो आपके, हमें पता है कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर में चले जाएं तो सेपरेशन ऑफ पावर ये कहती है कि भाई कोई भी मुल्क उस वक्त तरक्की करता है कि जब उसकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो वेस्ट होंगी तीन ऑर्गन ऑफ द स्टेट के अंदर। कौन कौन सा, एक होगा आपका लेजिस्लेचर और एक होगा आपका जुडिशरी और एक होगा उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव। तो अगर कोई भी मुल्क अपनी अथॉरिटीज़ को इन तीन ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सेपरेट कर दे, और उसके बाद आपस में क्रॉस चेक का, चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम बना दे, तो वो गवर्नमेंट, वो सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से चल सकता है और हर ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो लेजिस्लेचर, कानूनदान क्या बनाएगा, वो लॉ मेकिंग करेगा, यानी कि लेजिस्लेशन करेगा। तो जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी करेगी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई जो अदालती निज़ाम जिसका हम सब लोग वकला होने के नाते, या इंशाल्लाह आप में से जो लोग जजेस बनेंगे, तो जज बनने के हवाले से आप जिस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उस जुडिशल स्ट्रक्चर का, सिस्टम का बेसिक पर्पज़ ही क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट। कानून की तशरीह करना इसका जो है वो बेसिक फंक्शन है। कानून की तशरीह की ज़रूरत क्यों पेश आती है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। कानून की तशरीह के हवाले से एक चीज़ ध्यान में रख लें, एक होता है प्रिजेम्प्टिव बिहेवियर, लीगल प्रिजेम्प्टिव बिहेवियर, और एक होता है फैक्चुअल बिहेवियर। इसको मैं आसान करके थोड़ा सा, असल में ये चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं। मैं आज रूटीन से हट गया, आज मैंने सेक्शन स्टार्ट नहीं किए। कुछ बुनियादी बातें जब तक आपको समझ नहीं आएंगी तब तक जनरल क्लासेस एक्ट पढ़ने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो अब हमें एक चीज़ तो सबसे पहले पता चली कि भाई जो अदालत, जज का काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट करना, और एक वकील अपनी पूरी ज़िंदगी में करता क्या है,
वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करने में जज की मदद करता है। एज बीइंग लॉ स्टूडेंट हम लोग करते ही क्या है, सेक्शन 3 को उठाते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन ही तो करते हैं। वो जो पूरा सवाल हम एक सेक्शन के ऊपर बनाते हैं वो क्या करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। तो वकील सारी ज़िंदगी क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करने में जजेस की मदद करते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर नहीं। जब हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, ये हमारा जो सुपीरियर जुडिशरी है पाकिस्तान का, इसका बेसिक पर्पस क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो जो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करता है, करता क्यों है, सिर्फ एक पॉइंट बता देता हूँ। क्योंकि हमारी जो लीगल लैंग्वेज होती है वो एम्बिगियस होती है, वेग होती है, जिस वजह से हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की ज़रूरत पड़ती है। वेग और एम्बिगियस वो मैं भी वो कानून वाला इस्तेमाल करता हूँ। जैसे हम कानून पढ़ते हैं ना, तो कानून में लिखा होता है कि ये डेफिनेशन फ़लाँ कानून वाली, और ज़ालिमों थोड़ा सा आसान बना दो। उधर 2 लफ्ज़ों में लिखा है, आपने 12 लफ्ज़ों की कहानी लिखी है कि फ़लाँ पाकिस्तान पिनल कोड की डेफिनेशन। और यार वो डेफिनेशन उठाकर लिख दो, आगे ब्रैकेट में रेफरेंस दे दो ताकि मुझे वो कानून तो ना खोलना पड़े। पर आज तक मुझे भी इस बात की समझ नहीं आई कि हम अपने कानून को इतना पेचीदा क्यों बनाकर बैठे हुए हैं। खैर, वेग और एम्बिगियस होती है। और असल चीज़ है, एक होता है आपका लीगल प्रिजम्प्टिव बिहेवियर, लीगल प्रिजम्प्टिव बिहेवियर, और एक होता है आपका फैक्चुअल बिहेवियर। असल में अदालत का काम क्या है कि आपके फैक्चुअल बिहेवियर को लीगल प्रिजम्प्टिव बिहेवियर में फिक्स करना। सादा कर देता हूँ इसको, आगे ईद आ रही है। ईद के लिए क्या है कि लाजमी बात है आप लोग जाएंगे। कुछ तो, वैसे ईद से मुझे याद है मैंने अभी तक कपड़े कोई नहीं बनवाए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग तो ये करेंगे कि दर्जी को पहले कपड़े देंगे और अपने साइज़ के मुताबिक कपड़े लेकर आ जाएंगे। अब जैसे मैंने अभी तक कपड़े नहीं बनवाए तो मैं मजबूरन क्या करूँगा, मैं तो रेडीमेड कपड़े लेकर आऊँगा। अब जो रेडीमेड कपड़े को मैं बाजू पूरा करूँगा तो बाजू तो पूरा हो जाएगा, हो सकता है लेंथ ज़्यादा हो जाए। अगर लेंथ पूरी करूँगा तो फिर पेट की मेरी फिटिंग बाहर आ जाएगी, तो कोई ना कोई मसला तो आ जाएगा। तो जिस तरह जब हम कोई रेडीमेड चीज़ लेकर आते हैं, उस रेडीमेड चीज़ को अपने जिस्म पर फिट करने के लिए छोटी मोटी एडजस्टमेंट करवानी पड़ती है। बाजू की फिटिंग, या अगर कोई फीमेल वगैरह तो वैसे अपनी फिटिंग वगैरह जब तक सेट नहीं करवाते वो पहने ही नहीं जा सकता। तो इन द सेम वे ये जो आपका लीगल प्रिजम्प्टिव बिहेवियर है, ये रेडीमेड कपड़े हैं, या तो ये मीडियम है, या लार्ज है, या स्मॉल है, या एक्स्ट्रा लार्ज है। अब आपका वो एक्ट जो आपका फैक्चुअल बिहेवियर है वो किस लीगल बिहेवियर पे फिट होता है। मुश्किल बातें होगी ना, फिर हम आसान कर देते हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि ये ए है और इस ए ने बी को क्या किया, इस ए ने बी को गोली मारी, और जो गोली मारी वो बी के हाथ पर लगी और हाथ को छू कर गुजर गई, हाथ को छू कर गुजर गई, या चेहरे को छू कर गुजर गई। सिर्फ छुआ, इतना ज़ख़म भी नहीं हुआ कि जिसको हम सही तरीके से शज्जा खफीफ़ा भी कह लें, सिर्फ एक रगड़ देकर चली गई गोली, पहली चीज़। अब उसके बाद ए ने बी को क्या किया, डंडे मारे, और डंडे मार मार के क्या किया, इस बी की जो टांग है उस टांग को तोड़ दिया। नुकसान ज़्यादा कहाँ पर हुआ, नुकसान टांग टूटने का हुआ हमेशा के लिए, या ये हल्की सी खराश का। लाजमी बात है नुकसान टांग टूटने का हुआ, हल्की सी खराश का नुकसान नहीं हुआ। अब जज का क्या काम है कि जज ने ये देखना है कि ये दो आपके लीगल बिहेवियर हैं। लीगल बिहेवियर क्या पढ़े हमने, एक 324 पढ़ा इक़दाम कत्ल, और एक हमने 337 पढ़ा हर्ट। अब ये जो एक्शन है, ये जो फैक्चुअल बिहेवियर है, ये गोली मारना 324 पे जाएगा या 337 में जाएगा। जज इस काम के लिए इंटरप्रिटेशन करता है कि भाई तुमने गोली मारी है, और उसके बाद गोली मारने से आमतौर पर बंदा मर जाता है, ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, तुम्हारा इरादा कत्ल करने का था, 324 की दफ़ा लगेगी। तो ये जज ने क्या कर दिया, फैक्चुअल बिहेवियर को उठाया, नुकसान नहीं देखा, फैक्चुअल बिहेवियर को उठाया और लीगल बिहेवियर में फिट कर दिया।
इन द सेम वे क्या किया, डंडे मारे, बेशक टांग टूट गई, नुकसान ज़्यादा हो गया, बट फैक्चुअल बिहेवियर ये कहता है कि डंडे मारने का मकसद जान लेना तो होता ही नहीं है, लिहाजा इसको उठाकर हर्ट में डाल दिया। अब जहाँ पर गोली से ज़ख़म थोड़ा लगा वहाँ सज़ा ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जहाँ पर टांग तोड़ने से ज़ख़म बड़ा लगा पर सज़ा क्या हो सकती है, थोड़ी। तो ये हो क्या रहा है, ये सारा काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैच्यूट। अदालत का बेसिक फंक्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट, और वकील का सारी ज़िंदगी का काम जज की मदद करना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट में। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन जज कैसे करता है, उसके लिए कुछ इंटरनल एड्स होती है जो लॉ के अंदर मौजूद होती है, और कुछ एक्सटर्नल एड्स होती हैं जो लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए बाहर से मदद लेते हैं। जैसे इंटरनल एड, एक लॉ है उसको समझने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें कहाँ से पता चलता है, उसके टाइटल से पता चलता है कि भाई ये लॉ किसके मुतल्लिक है। उसके बाद जब हम उसको खोल लेते हैं तो प्रीएम्बल से पता चलता है, फिर हर सेक्शन का एक हेडिंग होता है उससे पता चलता है, फिर इलस्ट्रेशंस होती हैं, उसके अलावा इलस्ट्रेशंस के अलावा आपके डिफरेंट जो उसके अंदर एक्सप्लेनेशंस होती हैं, तो ये मार्जिनल नोट्स होते हैं लॉ के अंदर, स्केड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल होते हैं, हमें उस लॉ को समझने की इंटरनल एड्स हैं जो एक कानून के अंदर मौजूद हैं और कानून की तशरीह में हमें मदद देती है। एक होती है एक्सटर्नल एड्स, डिक्शनरी आ गई जो आपका पार्लियामेंट्री डिबेट्स है, हिस्ट्री है, या उसके बाद मिस्चीफ रूल जो कहता है व्हाट वाज द मिस्चीफ प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, तो ये सारी चीज़ें ये इंटरनल और एक्सटर्नल एड आ गई। तो अब इन इंटरनल और एक्सटर्नल एड के साथ साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का जो सबसे बड़ा ज़रिया, सबसे बड़ा स्टैट्यूटरी सोर्स है वो है जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो इस सारी बहस से मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की, सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश की कि ये जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है ये है क्या, ये एक स्टैट्यूटरी सोर्स है। स्टैट्यूटरी सोर्स मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये कानून की सूरत में पास है। स्टैट्यूटरी सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, मतलब ये वो कानून है जो जज को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करने में मदद देता है कि भाई साहब अब देखो, अब हर डेफिनेशन, हर बात, हर कानून में अगर हम लिखते तो कानून बड़े होते जाते, लेकिन इस कानून ने क्या किया, कुछ जनरल बातें, सेक्शन होता है ना, सेक्शन के साथ उसकी क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं। तो क्लास क्या है, कानून का एक हिस्सा। क्लास क्या हो गया, किसी भी, अब आसान हो गया, क्लास क्या हो गया जनाब हमारा, क्लास हो गया किसी भी कानून का हिस्सा। तो क्लास है किसी भी कानून का हिस्सा। जनरल क्लॉजेज एक्ट ये एक जनरल लॉ है जो कानून के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके जनरल मानी, उनके आम मानी बता रहा है कि जज साहब अगर तो किसी कानून में कोई तशरीह मौजूद है, किसी लफ्ज़ को पर्टिकुलरली डिफ़ाइन किया गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया गया ना तो ये जनरल क्लॉजेज एक्ट आपको जनरल क्लॉजेज के जनरल मानी बता रहा है, आपने इस तरह तशरीह कर लेनी है। अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा होगा कि जनाब इसमें यह लिखा होगा कि अगर कोई लफ्ज़ रिपील होगा तो उसका क्या मतलब होगा, अगर कोई इनेक्ट होगा तो उसका क्या मतलब होगा, अगर किसी को लॉ मेकिंग की पावर दी जाएगी तो क्या बाकी अमेंडमेंट की पावर आएगी या उसके साथ पावर नहीं आएगी। वो जो हम पढ़ते हैं कि डबल जेओपर्डी कि क्या कोई डबल कोई किसी को सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती, तो मतलब जो जज तशरीह करता है तो ये जो मानी मुख्तलिफ प्रोविजंस के, मुख्तलिफ क्लाजेस के, कवानीन के मुख्तलिफ हिस्से के इस कानून के अंदर बता दिए गए हैं, तो कह दिया गया कि ये कानून ये तमाम कवानीन जितने भी हैं सब के ऊपर ये अप्लाई होगा। तो जब आपने किसी लफ्ज़ का मतलब देखना होगा, किसी प्रोविज़न का मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो जज साहब जनरल क्लॉजेज एक्ट देख लो, क्लॉजेज के जनरल मीनिंग जनरल क्लॉजेज एक्ट में मौजूद है, जनरल प्रोविजंस वहाँ पर मौजूद है, आप वहाँ से देखते जाओ और तशरीह करते जाओ। सिंपल एक मिसाल देता हूँ, हमने पढ़ा कि जनाब प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करेगा जी। अब अपॉइंटमेंट का तो जिक्र था कानून में, ना तो रिमूवल का जिक्र, ना डिसमिसल का जिक्र, ना उसके सस्पेंशन का जिक्र। अब क्या इसकी तशरीह कहाँ से करवा के लाएं? तो जनरल क्लॉजेज एक्ट कहता है हुजूर जब अपॉइंटमेंट की पावर एक बंदे को मिलेगी ना तो खुद ब खुद उसी को डिसमिसल की और सस्पेंशन की पावर मिल जाएगी।
तो अब अगर आज के बाद पाकिस्तान के किसी भी कानून, पाकिस्तान मैंने क्यों कहा, सेक्शन 4 ने कहा ये सब कुछ पूरे पाकिस्तान पे लगता है। तो क्या हुआ, हमें बताया गया कि भाई साहब आज के बाद अगर कोई अपॉइंटमेंट की पावर किसी कानून में आपको नज़र आए तो जनरल क्लासेस एक्ट ये कहता है कि आपने फ़र्ज़ करना है, समझ लेना है कि इस बंदे के पास डिसमिसल की भी पावर है और इसी बंदे के पास उसकी सस्पेंशन की भी पावर है। इतनी सादी सी बातें ये जनरल क्लासेस एक्ट आपको बताता है। ये मुख्तलिफ आपको प्रोविजंस दे देता है कि भाई ये बातें हैं। पाकिस्तान के जिस भी कानून में आपको ये बात नज़र आए तो ये मतलब आपने वहाँ पर समझ लेना है और इस चीज़ को अप्लाई कर देना। अगर इसमें अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न मौजूद नहीं, क्योंकि जनरल है ना भाई, तो जब भी कोई स्पेशल प्रोविज़न आएगी तो जनरल प्रोविज़न को क्या कर देगी, उसको सुपरसीड कर देगी। थोड़ी सी मिसाल देता हूँ यहाँ पे, सेक्शन 26 जनरल क्लासेस एक्ट, इसलिए मैं उठा के ले आया, मैंने आपको पहले कई बार मिसालों में दिया है। अगर आपने डबल जीओपर्डी का लेक्चर सुना है वहाँ पर भी सेक्शन 26 का मैंने जिक्र किया हुआ है। सेक्शन 26 क्या कहता है कि अगर कोई भी आपका एक्ट, उसकी पुनिशमेंट 2 डिफरेंट कानून में हो, जैसे आपका थेफ्ट है, हुदूद में भी उसकी सज़ा है और पीपीसी में भी उसकी सज़ा है, 2 डिफरेंट कानून। तो जब किसी एक कानून में सज़ा मिल गई दूसरे में सज़ा नहीं हो सकती। हुदूद लग गई तो अब पीपीसी नहीं लगेगी, पीपीसी लग गई तो अब हुदूद नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी भाई, नो मैन कैन बी पुनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ये जनरल क्लासेस एक्ट ने बताया, लेकिन अगली बात भी लिख दी कि भाई अगर कहीं कोई और प्रोविज़न मौजूद होगी ना तो वो आपकी चलेगी, ये नहीं कॉन्ट्रेरी। अगर कोई इसके बरअक्स अगर किसी कानून में कुछ मौजूद है तो वो एप्लीकेबल, अगर किसी कानून में इसके बरअक्स कुछ मौजूद नहीं है तो फिर ये एप्लीकेबल। तो हर तरफ हमने डबल जीओपर्डी लगाते ही चले गए। फिर हमने पढ़ लिया कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट ये कहता है कि एक बंदा है, वो किसी बाहर के मुल्क से ड्रग्स को इंपोर्ट करता है। जब कोई आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो लॉफुल गुड्स होता है, लेकिन अगर आप उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट कस्टम क्लियरेंस तो वो कस्टम एक्ट के तहत आपने खिलाफ वर्जी कर दी। चाहे आप कुरान पाक भी मंगवाते हैं बाहर के मुल्क से और कस्टम क्लियरेंस नहीं करवाते तो ये जुर्म है। बात वहाँ पर कस्टम में सब्सटेंस की नहीं है, वहाँ पर है कि आप कुछ भी अगर मंगवाएंगे और उसकी कस्टम क्लियरेंस नहीं होगी तो आप मुजरिम। तो एक बंदे ने ड्रग्स इंपोर्ट किए तो कस्टम के कानून के तहत वो मुजरिम हुआ, लेकिन कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस कहता है वो हो गई सज़ा, यहाँ पर उसको अलग सज़ा मिलेगी। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि भाई कानून बार बार ये कहता है कि अगर कहीं पर कोई प्रोविज़न मौजूद है ना तो वो प्रोविज़न चलेगी। तो अगर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट ने कह दिया कि भाई डबल सज़ा हो सकती है तो होगी, लेकिन अगर कहीं पर नहीं कहा गया तो फिर आएगा जनरल क्लासेस एक्ट कि जो बातें जनरल क्लासेस एक्ट में बता दी गई ये पाकिस्तान के तमाम, आगे चल के हम जब पढ़ेंगे ना ये सारे 29 सेक्शन है तो आपको और आसान लगने लग जाएगा। बेसिक चीज़ क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा मैंने ये कहा था इंटरप्रिटेशन के लिए, मैंने एक लफ्ज़ लिखा था कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, कानून की ताबीर व तशरीह। कानून की ताबीर व तशरीह। एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ, प्रीएम्पशन में भी रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी, शायद आप लोगों को पता हो जी। कानून की ताबीर व तशरीह, चलो तशरीह का तो हमें मतलब पता है, ये ताबीर क्या चीज़ होती है। ताबीर ये होता है मेरा भाई कि ये एक है, हम कहते हैं एफसी हेडक्वार्टर। क्वेटा वाले हमारे पास एफसी हेडक्वार्टर ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए हमने वही मिसाल दी थी। कैंट कह लें, कुछ भी कह लें, एफसी हेडक्वार्टर है और ये उसकी बाउंड्री वाल है और एक कानून पास किया जाता है। कानून ये पास किया जाता है कि जो शख्स एफसी हेडक्वार्टर की दीवार फलांगेगा उसको सज़ा दी जाएगी। तो लफ्ज़ क्या आ गया, दीवार, क्या आ गया, वाल। वाल क्या होता है, दीवार क्या होती है, लोहा, गारा, पत्थर, ईंट, मट्टी, सीमेंट, बजरी, कंक्रीट से बनी हुई कोई भी एक हर्डल, रुकावट क्या होती है, दीवार कहलाती है। अच्छा, एक पढ़ा लिखा बंदा था, कानून उसने पढ़ा हुआ था, उसने कहा दीवार, दीवार का तो मतलब कानून में यही है। उसने क्या किया, वो पैराशूट के ज़रिए से ऊपर छत के ऊपर एफसी हेडक्वार्टर के ऊपर आ गया। एक और कमांडो 007 था, उसने क्या किया, वो गटर के रास्ते से आ गए, दोनों पकड़े गए। जब पकड़े गए तो उनको सज़ा सुनाने के लिए उनके ऊपर दफ़ा लगाई गई कि जनाब इन लोगों ने एफसी हेडक्वार्टर की दीवार फलांगी है।
उन्होंने कहा हुजूर ज़रा तशरीह तो करें ना, ये लफ्ज़ दीवार का मतलब क्या है? तो दीवार का मतलब तो वही है, ईंट, मट्टी या कंक्रीट से बनी हुई कोई भी ऐसी चीज़। तो हुजूर हमने तो दीवार फलांगी नहीं है, ये है दीवार फलांगेगा, मैं तो नीचे से आ गया। दूसरा कहता है जी मैं तो डायरेक्ट पैराशूट से आ गया, तो दीवार तो हमने फलांगी नहीं है। तो अब कानून आपका फेल हो गया। तो जब आपका कानून फेल होने लगा, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये वाला काम नहीं करो भाई, तशरीह वाला काम नहीं करो, यहाँ पर लगाओ मिसचीफ रूल। ये चीज़ आपको समझ सही तब आएगी जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के लेक्चर सुनेंगे। तो मैं अपलोड कर रहा था, बट मैं भी बात कंप्लीट नहीं कर सकता कि मेरे बहुत मोहतरम है, उन्होंने कहा जी ये मेरी मलकियत है, ख़बरदार इसके ऊपर लेक्चर अपलोड किया। मैंने रोक दिया, मैंने कहा गरीब बंदो, हमें मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो खैर वो बाद में आपको किस्सा सुनाऊंगा। तो हुआ क्या, तशरीह करें जनाब, तो तशरीह तो फेल हो गई। तो उन्होंने कहा कि यार इसके ऊपर लगाओ मिसचीफ रूल। दैट व्हाट वाज द मिसचीफ, मकसद क्या था, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर क्या था? किसी भी शख्स को एफसी हेडक्वार्टर उसकी हुदूद में दाखिल होने से रोकना, ये मकसद था। तो उन्होंने कहा कि ये जो लफ्ज़ दीवार है, ये वॉल है, इसको आप फ़र्ज़ करें कि ये लफ्ज़ है प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब क्या, हुदूद। अब हुदूद एक अलग लफ्ज़ है और वाल एक अलग लफ्ज़ है। तो वाल का लफ्ज़ी मतलब तशरीह पे एक मुकम्मल ना हुआ, तो हमने ताबीर इसको कहते हैं कंस्ट्रक्ट कर लेना, अपनी तरफ से कुछ उसका मतलब नया निकाल देना। तो ये जनरल क्लासेस एक्ट हमें बताएगा कि जज किस तरह मतलब को कंस्ट्रक्ट करेगा, वो कैसे कोई भी मतलब अपनी तरफ से। अब दीवार का मतलब हुदूद हमने कर दिया ताकि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर हो जाए, और मिसचीफ रूल ने हमें क्या कहा, हमें बताया कि भाई ये आप कर सकते हो। तो ये हो गया कानून को, इसको क्या कहते हैं, कानून की ताबीर व तशरीह। तो ये जो जनरल क्लासेस एक्ट है, दर हकीकत ये क्या चीज़ है, ये कानून की ताबीर व तशरीह करने में जज के लिए बुनियादी बेसिक जनरल रूल देता है कि जज साहब ये कानून आप पढ़ लें, जिस भी कानून की आपने तशरीह करनी है वो आपने इस कानून की मदद से करनी है। तो जो वकला हजरात हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, जब तक ये आप जनरल क्लासेस एक्ट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ लेते, तब तक आप वहाँ पर खड़े होकर इंटरप्रिटेशन नहीं करवा सकते और आप रिपोर्टेड जजमेंट वाली साइड पर नहीं जा सकते। तो अब हम चलते हैं अपने कानून की तरफ। जनरल क्लासेस एक्ट 1897, 11 मार्च 1897 जनरल, इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 11 मार्च 1897 को ये इन्फोर्स हुआ था। और इसको क्या, अब एक और चीज़ भी यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये इंटरप्रिटेशन का ये कंसेप्ट है कंसोलिडेटिंग एक्ट। ये आपके सिंध वालों से पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ के अंदर। तो आपका जनरल क्लासेस एक्ट ये कंसोलिडेटिंग एक्ट है। क्यों कंसोलिडेटिंग एक्ट है कि इसने दो कवानीन 1868 1887 ये दो जनरल क्लासेस के कानून थे, इन दोनों को आपस में जमा कर दिया, मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के साथ क्या किया, थोड़ा सा इसमें इजाफा कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो जो कानून दो कवानीन को कंसोलिडेट करे, यकजा करे, वो क्या कहलाता है, कंसोलिडेटिंग एक्ट। तो आपका जनरल क्लासेस एक्ट एक कंसोलिडेटिंग एक्ट है विच कंसोलिडेटेड द 1868 एंड 1887 जनरल क्लासेस एक्ट एंड आल्सो इट एक्सटेंडेड द सेम। और ये 11 मार्च 1897 उस दिन हमारे मुल्क में इन्फोर्स हुआ, और उसके बाद सेक्शन 2 इसका ओमिट हो चुका है। 3 और 4 डेफिनेशन क्लास है, 3 की अक्सर जो प्रोविजंस हैं वो ओमिट हो चुकी हैं, कुछ प्रोविजंस 3 की सेक्शन की बाकी हैं। और वो डेफिनेशन क्लास अगर आप पढ़ें तो ज़्यादातर डेफिनेशन क्लास में क्या लिखा हुआ है कि वो जो पीपीसी की डेफिनेशन है वो यहाँ पर लगेगी, वो जो फलां चीज़ की डेफिनेशन है वो यहाँ पर लगेगी, और बाकी ओमिटेड को ख़ास नहीं। लेकिन यहाँ पर वो एक वाली जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, ये बैरिस्टर वाली, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भाई साहब जो बैरिस्टर है वो बंदा है जो इंग्लैंड या स्कॉटलैंड या आयरलैंड में प्रैक्टिस करे, ही कैन बी कॉल्ड बैरिस्टर। ये जो हमारे मुल्क में बैरिस्टर घूम रहे हैं ना, मैं वैसे मुझे बड़ी हैरानी होती है। और जालमों, आप अदालतों में जाकर हाई कोर्ट में खड़े होकर छोटे छोटे जेर ज़बर यानी कि कौमे के ऊपर आप केस लड़ते हो और केस जीत के आते हो कौमों के ऊपर कि जनाब ये कौमे का मतलब ये था कि कानून की प्रोविज़न ऐसे नहीं, ये तो ऐसे इंटरप्रेट होगी। जीत के कौन आया, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। ओ भाई पहले मुझे ये बताओ
कि तुम अपने आप को बैरिस्टर कह सकते हो? पाकिस्तान बार कौंसिल एक्ट ये कहता है कि जो शख्स पाकिस्तान में लीगल प्रैक्टिस करेगा ही विल बी कॉल्ड एन एडवोकेट। और बैरिस्टर वो होगा कि जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की बार का मेंबर होगा। तो तुम क्या उसके मेंबर हो? जब तुम पाकिस्तान में प्रैक्टिस करो यू आर एन एडवोकेट। ये क्या आपने अपने नाम के साथ बैरिस्टर, चलो आवाम को बेवकूफ़ बनाना तो बना लो, पर ये ऑफिशियली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि जो शख्स पाकिस्तान में किसी भी बार के मेंबर है दे कैन ओनली कॉल देमसेल्फ एडवोकेट, ऑल दो कि वो बाहर से पढ़ के आए हैं। और एक और आपको मैं मजे की बात बताऊं, अक्सर बाहर जाते हैं GDL करते हैं, एक ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है इन लॉ, या छोटा मोटा कोर्स करके आके बैरिस्टर बन जाते हैं। किसने कौन सी उनकी सनद चेक करनी है, किसने कौन सी उनकी डिग्री चेक करनी है, बैरिस्टर का नाम लग गया बस सारी ज़िंदगी बैरिस्टर चलते रह गए। आज इर्द गिर्द की बातें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन ये बैरिस्टर इर्द गिर्द की बात नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन क्लास से मुझे मज़े की चीज़ यही लगी कि मैं आपको ये समझाऊँ कि भाई ये बैरिस्टर वाली कहानी गलत है। ये बैरिस्टर वो लोग हैं, पाकिस्तान वाला कोई भी बैरिस्टर सिंगल भी कॉन्स्टिट्यूशनली अपने आप को बैरिस्टर नहीं कह सकता। और ये सेम चीज़ डेफिनेशन क्लास ने भी कही, और उसके बाद सेक्शन 3 ने डेफिनेशन क्लास और सेक्शन 4 ने ये कहा कि ऑल डेफिनेशंस, वो सारी डेफिनेशंस जो सेक्शन 3 में मौजूद है वो पाकिस्तान के तमाम कवानीन पर एप्लीकेबल है। ये बात हमें किसने बता दी? ये बता दी सेक्शन 4 ने बता दी। और उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 5 की तरफ। अब हम एक्चुअल अपने जनरल क्लासेस एक्ट की तरफ चल रहे हैं। सेक्शन 5 कहता है डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैचूट, डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैचूट, कि किसी कानून का ऑपरेशन किस दिन होगा, बड़ा ऑपरेशन कब होगा, छोटा ऑपरेशन कब होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कोई भी जो कानून है वो किस दिन से नाफिज होगा। अभी तक हमने जितने फिंगर टिप्स पढ़े हैं, लास्ट फिंगर टिप की चलो मैं मिसाल देता हूँ तो अभी आपको ताज़ा होगा। हमने पढ़ा लिमिटेशन एक्ट 1908 और पढ़ा कि इट विल बी इन्फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 1909। तो वो प्रोस्पेक्टिव लॉ था और उसकी डेट थी फ्यूचर की। तो अगर किसी कानून में कोई डेट मौजूद ना हो कि ये किस दिन से प्रोमलगेट तो हो गया, किस दिन से जनाब ये कानून इन्फोर्स होगा, तो यहाँ पर आपको बताता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट कि जनाब जज साहब अगर किसी कानून में डेट ऑफ ऑपरेशन ना लिखी हो, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ना लिखी हो, तो आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि ये चीज़ होगी डेट ऑफ कंसेंट। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मज़े की बात, अल्लाह हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं उनको हिदायत दे और थोड़ा सा हमारे जजेस को भी हिदायत दे। अब आप इसको डेट ऑफ कंसेंट को भी पढ़ें, इसमें सारी प्रोविजंस आपको कब की मिलेंगी, वो पुरानी। आप एक्ट और ऑर्डिनेंस पढ़े, उसमें सारे वो इंडिया एक्ट फलाना एक्ट जो हमारे मुल्क से ख़त्म हो चुके हैं, तो प्रोविजंस, जबकि जनरल क्लासेस एक्ट भी यही कहता है एप्लीकेबिलिटी कोई नहीं है। तो खैर डेट ऑफ कंसेंट, अगर कोई 1956 23 मार्च 1956 की क्या अहमियत है अगर आपको याद हो, तो 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का क्या आया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया था। और इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से क्या हुआ था कि हमारे मुल्क में जो आपका सदर है वो आ गया था और गवर्नर जनरल क्या हो गया था, रिप्लेस हो गया था। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर कोई 23 मार्च 1956 से पुराना कानून है तो जिस दिन गवर्नर जनरल ने कंसेंट दी, दस्तखत किया, और अगर कोई 23 मार्च 1956 उसके बाद का कानून है तो जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको कंसेंट देगा, उस कंसेंट के साथ ही वो कानून क्या हो जाएगा, ऑपरेशन में आ जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा। अगर उसकी कोई और डेट ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि हमने लिमिटेशन एक्ट के अंदर पढ़ा और बहुत से कवानीन के अंदर पढ़ा, तो अगर किसी कानून के अंदर पर्टिकुलर डेट ऑफ ऑपरेशन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन सच अ केस दैट लॉ शैल टेक अफेक्ट ऑन द डेट व्हेन इट गॉट कंसेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और अगर 23 मार्च 1956 से पुराना तो गवर्नर जनरल जिस दिन कंसेंट दिया। ये अभी हमें क्या बता दिया, ये बात अब किस लिए बताई कि भाई साहब हर कानून में अलग से ये चीज़ नहीं डाली। तो जिस कानून में ये बात, ये डेट ऑफ ऑपरेशन नहीं है, तो जज साहब आपने समझ लेना है, आपने चेक करना है दैट व्हेन दैट लॉ वाज असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर जनरल, सेम डेट, उसी दिन से वो एप्लीकेबल आपने उसको कर देना कि जनाब ये डेट नहीं है, तो जनरल क्लासेस एक्ट ने आपको बताया कि वो उसी सेम डे से ऑपरेशन में आ जाएगा। आगे आ जाए जनाब, रिपील्ड इनेक्टमेंट के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि कोई जो इनेक्टमेंट अगर रिपील हो जाए या रिवाइव हो जाए तो उस सूरत में लॉ क्या कहता है। मैं ये जो मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, सिविल जज के हमारे कैंडिडेट्स, मैं उनके लिए क्लास को एक बार रिफ़्रेश कर लूँ, जस्ट अ मिनट।
जी तो जनाब अभी देखते हैं इसका सेक्शन 6, 7, 8 जो रिपील्ड इनेक्टमेंट के हवाले से है कि उसका क्या अफेक्ट होगा अगर किसी इनेक्टमेंट को रिपील किया जाएगा, और अगर उसको री इनेक्ट किया जाएगा तो उस सूरत में क्या करना होगा, और ये जो इनेक्टमेंट या तो रिपील हुई या री इनेक्ट या रिवाइव हुई है, इसकी कंस्ट्रक्शन के मुतल्लिक क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 6 को हम देखते हैं। सेक्शन किस चीज़ के मुतल्लिक है 6? ये बताता है अफेक्ट ऑफ रिपीलिंग। अफेक्ट ऑफ रिपील, रिपील का मतलब क्या होता है? कानून की किसी दफ़ा को रिपील कर देना, ख़त्म कर देना, किसी नई दफ़ा के ज़रिए से किसी को रिप्लेस कर देना। पुरानी दफ़ा ख़त्म और नई दफ़ा आपकी आ गई, ये हो गया जनाब रिपील हो गया। पुरानी चीज़ ख़त्म और नई चीज़ उसके बदले में। एक होता है ओमिट। अक्सर आता है कि सर ये ओमिट और रिपील में क्या फ़र्क है? ओमिट और रिपील में ये फ़र्क होता है, जैसे हमने पढ़ा कि ये सेक्शन 28 है किसका? लिमिटेशन एक्ट का। ताज़ा हमने पढ़ा कि ये क्या हुआ है? ओमिट, ख़त्म, इसकी जगह कुछ और आया ही नहीं है। और रिपील का क्या मतलब होता है कि जो पुरानी प्रोविज़न थी, ये पुरानी प्रोविज़न थी, इसको बदल कर निकाला नहीं, इसकी जगह एक न्यू प्रोविज़न आ गई, तो ये क्या हो गया? रिपील हो गया। किसी पुरानी प्रोविज़न को किसी नई प्रोविज़न से बदल देना रिपील, और किसी पुरानी प्रोविज़न को सिरे से निकाल देना ओमिट। अफेक्ट ऑफ रिपील क्या होता है? जब कोई कानून रिपील हो जाए तो वो जो पुरानी दफ़ा है अगर वो रिपील हो गई, ये बेसिकली ये है क्या? ये सेक्शन 6 एक्चुअली आपको क्या समझाना चाहता है? ये आपको समझाना चाहता है कि एक चीज़ होता है रेट्रोस्पेक्टिव। आपका जो लॉ होता है या रेट्रोस्पेक्टिव होता है या रेट्रोएक्टिव होता है या प्रोस्पेक्टिव होता है। और जो जनरल डेफिनेशन क्या है कि लॉ को हमेशा क्या होना चाहिए? प्रोस्पेक्टिव। सिर्फ थोड़ा सा समझ ले, प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है कि जो लॉ है इट शुड टेक अफेक्ट फ्रॉम एनी फ्यूचर डेट। हमेशा लॉ को किसी फ्यूचर डेट से इफेक्ट लेना चाहिए, पास्ट से इफेक्ट नहीं लेना चाहिए। तो जो लॉ फ्यूचर डेट से इफेक्ट ले वो प्रोस्पेक्टिव। लिमिटेशन एक्ट फ्यूचर डेट में गया तो प्रोस्पेक्टिव हो गया। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा लॉ जो पास्ट तो फ्यूचर में हुआ बट इट हैज़ इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन द पास्ट, कि जिसके माजी पर बुरे असरात होते हैं। अब क्या मतलब माजी पर बुरे असरात? छोटी छोटी 2-4 चीज़ें बताता हूँ। एक आपको मैं बताता हूँ एसिड थ्रोइंग के बारे में, एक मैं आपको बता देता हूँ ज़ैनब कत्ल केस के बारे में, और एक इस मिसाल को समझाने के लिए जो आपके लीगल एजुकेशन रूल्स हैं 2015 के, उसके बारे में बता देता हूँ। अब ये जो एसिड थ्रोइंग है, एसिड थ्रोइंग से होता क्या है? जब किसी के मुंह पर तेज़ाब डाला जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़म क्या बनता है? शज्जा खफीफ़ा बन गया, हड्डी नज़र नहीं आई। अगर हड्डी नज़र आई तो शज्जा मुदिया हो गया, क्योंकि इसमें हड्डी टूटने वाली बात तो होती नहीं है। हशीमा और मुनक्किला तक तो जाता ही नहीं तेज़ाब, तो सज़ा थोड़ी थी। वो भाई जिसके चेहरे पर तेज़ाब पड़ गया उसकी तो सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो फिर एक एसिड थ्रोइंग एक्ट आया कि जिसके अंदर तेज़ाब गर्दी की सज़ा को बढ़ा दिया गया। अब जब ये कानून आया, क्यों आया? बहुत से लोग तेज़ाब गर्दी में जेल में पड़े हुए थे एसिड थ्रोइंग की वजह से। तो अब आपका लॉ ये कहता है कि फॉर एग्जांपल ये कानून आया 2014 में, तो 2014 से पहले जो लोग एसिड थ्रोइंग की वजह से क्या थे? एसिड थ्रोइंग की वजह से वहाँ पर जेल में थे, अंडर ट्रायल थे, तो वो तो कम सज़ा वाले मामले में थे। तो 2014 में जब एसिड थ्रोइंग आया, सज़ा बढ़ गई, तो कानून ने कहा कि पुराने जो बंदे हैं उनको पुराने कानून की सज़ा दो और नए बंदे इनको नए कानून की सज़ा दो। तो मतलब क्या है कि जब कोई एक्ट रिपील हो जाता है तो रिपीलिंग एक्ट जिस दिन नई प्रोविज़न आती है ये आगे फॉरवर्ड फ्यूचर पे अप्लाई होती है। पास्ट में जो पुरानी प्रोविज़न थी वही चलेंगी, वैसे की वैसे ही चलेंगी और वैसे की वैसे ही अप्लाई होंगी। तो पुराने लोग उनका ट्रायल चलेगा पुराने कानून में, 2014 से पहले वाले, नए वाले का नए। इन द सेम वे ज़ैनब कत्ल केस, सज़ा बढ़ा दी कि बच्चियों के रेप की, पहले कम थी अब सज़ा बढ़ा दी गई। जब सज़ा बढ़ाई गई तो किसके ऊपर लगेगी? जो उस कानून के बाद कोई अगर कत्ल करेगा। तो ज़ैनब कत्ल केस के मुजरिम को वो सज़ा नहीं हो सकती क्योंकि उस वक्त वो लॉ प्रीविल। तो जो आपका कानून किसी पुरानी प्रोविज़न को रिपील करता है तो उसके इफेक्ट के अंदर क्या है
कि वो पुरानी किसी चीज़ को क्या नहीं कर सकता, उस प्रीवियस ऑपरेशन को रोक नहीं सकता, और जो आपकी पेनल्टी वगैरह है पुरानी या फॉर फीचर, वही पुराना कानून, पुरानी सज़ा, पुरानी चीज़ें उस शख्स पर लगेंगी। तो अगर कोई कानून रिपील होता है 1/1/2020 को, तो इससे बैक पास्ट के अंदर पुराना कानून अप्लाई होगा, और इसके बाद फ्यूचर में क्या होगा, वो जो आपकी प्रोविज़न जो किसी कानून को रिपील करती है, जो रिपीलिंग प्रोविज़न है, जो न्यू प्रोविज़न है, वो फ्यूचर में अप्लाई होगी, आपके पास में अप्लाई नहीं होगी। अगर पास में अप्लाई होगी तो हम कहेंगे तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव, एंड द लॉज शुड नॉट एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली। लॉ का वैसे एक रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रोएक्टिव में भी फ़र्क होता है, लेकिन ये वही चीज़ है कि जब आप जनरल क्लासेस एक्ट को सही समझना चाहते हैं तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। खैर, ये हो गया सेक्शन 6। सिंपल, इसको मैं सादा करूं कि जब कोई रिपीलिंग प्रोविज़न आएगी, इसका माजी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये फ्यूचर के एक्ट्स को इफेक्ट करेगी। माजी की सारी प्रोविज़न, सारी इन्वेस्टिगेशंस, सारी पेनल्टीज़, सारे फॉर फीचर, तमाम प्रोविज़न्स वो पुराने वाली अप्लाई होंगी, नई प्रोविज़न्स अप्लाई नहीं होंगी। ये हमें कहा सेक्शन 6 जनरल क्लासेस एक्ट ने। अब सेक्शन 7 को देखते हैं और साथ ही सेक्शन 8 को देख लेते हैं जनाब। सेक्शन 7, रिवाइवल ऑफ द रिपील्ड इनेक्टमेंट। रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनेक्टमेंट। अगर कोई इनेक्टमेंट रिपील हो जाएगी तो उसके रिवाइवल, उसके बाद अगर वो रिवाइव हो जाती है तो फिर क्या किया जाएगा। अब हुआ क्या, अब इसमें ये सिंपल सी चीज़ कह रहा है कि ये एक इनेक्टमेंट है, कोई भी 58(2)B की बात कर लेते हैं। 58(2) और आगे ये बी है, तो बी को क्या किया गया, बी को हमने 13th अमेंडमेंट में क्या कर दिया, 13th अमेंडमेंट में इसको रिपील कर दिया गया था। अगर आपको याद, बल्कि रिपील तो नहीं किया गया था, खैर ये तो ओमिट हो गया था, इसकी हम मिसाल नहीं ले सकते क्योंकि ये ओमिटेड है, रिपील्ड नहीं है, इसकी जगह कोई नई प्रोविज़न नहीं आई थी, लिहाजा ये मिसाल नहीं बनती, सॉरी। अच्छा जनाब, एक प्रोविज़न को पहले किया गया रिपील, और रिपील करने के बाद उसको कर दिया गया रिवाइव। तो सिंपल सेक्शन 7 ये कहता है कि आपने उसके रिवाइवल का पर्पस बताना है कि भाई जब एक चीज़ आपने पहले रिपील की थी तो पुरानी प्रोविज़न को रिवाइव क्यों किया। नई के अफेक्ट ठीक नहीं थे, नई की वजह से कुछ मसाइल आए थे, तो उस सूरत में पुरानी को आपने जो रिवाइव किया है तो उसका आपने खाली क्या बताना है, पर्पस बताना है उस पुरानी प्रोविज़न के रिवाइवल का, कि क्यों उस पुरानी प्रोविज़न को रिवाइव किया गया, ये पर्पस बताना आपकी ज़िम्मेदारी है। इन द सेम वे सेक्शन 8 की तरफ चले जाते हैं अभी, जो किसके बारे में बताता है। सेक्शन 8 हमें बताता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू रिपील्ड इनेक्टमेंट्स। मतलब दोनों चीज़ें, कहता कोई प्रोविज़न रिपील हो गई, मतलब उसकी जगह कोई नई आ गई, या कोई प्रोविज़न क्या हो गई है, रिवाइव हो गई है। रिवाइव का मतलब क्या है, पुरानी जो प्रोविज़न थी आपकी, वो पुरानी प्रोविज़न वापस आ गई है। अब कुछ लॉ की प्रोविज़न्स होती हैं, उसके कुछ रेफरेंस होते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल पढ़ते हैं लॉ के अंदर, तो अक्सर जगह पर लिखा होता है कि जनाब वो पीपीसी का फला, जैसे आगे हम एक चलेंगे कि यहाँ पर एक रेफरेंस दिया हुआ है कि जनाब जो पेनल्टी वगैरह या जो भी आपकी रिकवरी होनी है ना, ये पीपीसी के सेक्शन 67 वगैरह के मुताबिक रिकवरियाँ यहाँ पर होनी है। तो ये जो आपके इस कानून में दूसरे कानून का आपने क्या दे दिया, रेफरेंस दे दिया। तो सिंपल ये सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी रिपीलिंग प्रोविज़न के साथ कोई रेफरेंस है, या अगर किसी नई रिवाइव जो प्रोविज़न है उसके साथ अगर कोई क्या है, रेफरेंस मौजूद है, तो जब कोई प्रोविज़न रिपील होगी तो जो नई प्रोविज़न आएगी तो उसका नया रेफरेंस अप्लाई हो जाएगा, और अगर पुरानी प्रोविज़न रिवाइव हो गई तो उसका पुराना रेफरेंस क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो मतलब रेफरेंस जो किसी भी प्रोविज़न के अंदर बाज़ वक़्त हम पढ़ते हैं कि जनाब ये चीज़ आपने पढ़नी है फ़लाँ कानून के साथ मिलाकर पढ़नी है, या इसका रेफरेंस फ़लाँ, मैंने आपको सिंपल भी मिसाल दे दी कि रिकवरी के लिए आपने किसको देखना, पाकिस्तान पिनल कोड। जब आप लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ते हैं वो कहते हैं समन के लिए सीपीसी को देख ले, तो ये रेफरेंस दे दिया ना। तो जब कोई भी आपकी प्रोविज़न रिपील होगी तो जो न्यू प्रोविज़न आएगी रेफरेंस भी उसी का लगेगा, और अगर कोई रिवाइव होकर पुरानी प्रोविज़न आई तो पुराना रेफरेंस उसके साथ वापस आ जाएगा। ये बताया सेक्शन 8 ने। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 9 और 10 की तरफ। सेक्शन 9 और 10 बड़ा सिंपल हमें 2-4 बातें बता रहा है, ज़्यादा तफसील में हम नहीं जाएंगे। ये बता रहा है हमें सेक्शन 9 और 10 कमेंसमेंट टर्मिनेशन।
पहले सेक्शन 9 की बात कर रहे थे। कमेंसमेंट और उसके बाद टर्मिनेशन टाइम की, कि टाइम की टर्मिनेशन का क्या मतलब है और कमेंसमेंट का क्या मतलब है। वो कह रहा है एक लफ्ज़, इसमें लफ्ज़ यूज़ करता है एक्सक्लूडिंग और एक लफ्ज़ यूज़ करता है इंक्लूडिंग। इनके लिए लफ्ज़ दो यूज़ किया है, एक लफ्ज़ यूज़ किया फ्रॉम और एक लफ्ज़ यूज़ किया टू। अब सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या जायज़ है। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? आगाज़। कहता है कि जब किसी कानून में कोई लफ्ज़ आ जाए फ्रॉम, कि ये एप्लीकेबल होगा, लिमिटेशन एक्ट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1/1/1909 और पास कब हुआ था? 1908 में। तो आगाज़ कब हुआ? 1/1/1909 से। जब फ्राम का लफ्ज़ आ गया तो ये जो पुराना पीरियड है, बेशक कानून पास हो चुका था, ये पीरियड क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा, मनफी हो जाएगा। तो किसी भी कानून की कमेंसमेंट, उसका आगाज़ किस दिन से होगा? जब उसमें लफ्ज़ लिखा होगा फ्राम। और उसके बाद टर्मिनेट इंक्लूड टू पे होगा कि ये कानून चलेगा अप टू कब तक? 1/1/2021 तक। तो मतलब यहाँ तक इंक्लूड है, इसके आगे वाली डेट इंक्लूड नहीं है। और यहाँ का मतलब क्या है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इससे पुरानी डेट एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको सेक्शन 9 ने बताया कि कमेंसमेंट के लिए फ्रॉम का लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा और टर्मिनेशन ऑफ एनी लॉ के लिए टू का लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा। और उससे अगली बात अगर मैं आपको सेक्शन 10 की तरफ लेकर जाऊं, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम की तरफ, ये वही सेक्शन 4 वाली बात, लिमिटेशन एक्ट एक ही चीज़ है। सेक्शन 10 क्या है आपका? कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। और ये इज़ इक्वल टू क्या है? सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट। क्या था याद है किसी को? फिंगर टिप्स तो बड़े करते हैं, यहाँ पर रोक कर थोड़ा सा जहन पर जोर देना कि ये क्या है। मेरा तो आप जोर लगवाते हैं, थोड़ा सा अपने जहन पर भी जोर शोर लगा लिया करें आप लोग। मैं पानी पी लूँ तब तक, आप सोचे थोड़ा सा। सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट क्या था कि अगर लास्ट डे को, जिस दिन आपका टाइम लिमिटेशन ख़त्म होना था, अगर लास्ट डे को कोर्ट क्या था आपका? क्लोज था, तो उस सूरत में आपका लास्ट डे ज़ाया नहीं होगा। जैसे अगर किसी का लास्ट डे बनता है फ्राइडे, तो इस फ्राइडे को क्या होगा? अदालत बंद होगी। उसके 30 दिन पूरे हो गए तो लास्ट डे को कोर्ट क्लोज। कोर्ट वापस खुलेगा जाकर थर्सडे को। तो जब कोर्ट अगर क्लोज था तो लास्ट डे कब हो जाएगा? कि जब आपका कोर्ट क्या होगा? रीओपन होगा। यही सेम बात हमने पढ़ी थी। कहाँ पर पढ़ी थी? सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट कंप्यूटेशन ऑफ टाइम के मुतालिक। यहाँ पर भी सेक्शन 10, आप सेक्शन 4 का हवाला देते हुए सेक्शन 10 जनरल क्लासेस एक्ट का हवाला भी दे सकते हैं कि टाइम को कंप्यूट करने का जो तरीक़ाकार है वो क्या है कि अगर लास्ट डे को कोर्ट क्लोज होगा तो लास्ट डेट आपकी कौन सी काउंट होगी? व्हेन द कोर्ट रीओपन्स। तो ये आपका सेक्शन 10। सेक्शन 11 मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ये भी सादी सी बात है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं कही गई। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, सेक्शन 11 मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अब आप पूछेंगे सर ये लॉ में डिस्टेंस क्यों मेजर करना, हम कौन सा कि मैथ शायद कर रहे हैं? वो भाई हम अक्सर पढ़ते हैं कि जी नोटिस की पर्सनल जो आपका होगा वो क्या कहते हैं उसका सर्विस कब होगा? कि जी वो बंदा अगर 15 किलोमीटर के रेडियस में रहता है तो अगर इसकी अदालत की लिमिट क्या होगी? अगर बंदा इतने किलोमीटर के अंदर रहता है तो ये होगा। तो अब वो जो अगर कहीं पर ये अदालत है और अगर कहीं पर प्रोविज़न है कि अदालत के 15 किलोमीटर के अंदर अगर बंदा होगा तो पर्सनल सर्विस होगी, तो क्या 15 किलोमीटर, अब रास्ते कैसे होते हैं कि पहले आप इधर गए और पाकिस्तान में अगर आगे असम्बली हाल आ गया तो आप पहले वापस आएंगे, और अगर कैंट हुआ तो आपको ये आप वापस चले गए जनाब, उसी जगह पर फिर आ गए। अभी अगर आप देखें तो जित्थे दी खोती उत्थे आण खलोती, लेकिन ये आपने 2 किलोमीटर का चक्कर लगा लिया। अब आगे कोयटा कैंट आ गया तो आपको किधर से जाना पड़ेगा? कोयटा कैंट तो भाई इलाका ममनू है, तो आपको किधर से जाना पड़ेगा? आपको वो ऊपर से होके इधर आना पड़ेगा। अब अगर देखा जाए 2 किलोमीटर और उसके बाद ये 8 किलोमीटर, मैंने 10 किलोमीटर कर लिया और जाना किधर था? मैंने फिर जाना था यहाँ पे। तो वो कहता है कि भाई साहब जब भी कोई फासला आपने पैमाइश करनी है लॉ के, तो अगर ये अदालत से फासला आपने लेना है ना, ये सड़क नहीं लेनी आपने मेजरमेंट कौन सी करनी है?
डायरेक्ट हॉरिजेंटल लाइन, इसको आपने खींचकर ये डिस्टेंस मैयर आपका होगा जो मिनिमम डिस्टेंस जो आपका कहीं पर भी होता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं मैथ की ज़ुबान में, तो वो डिस्टेंस इस तरह मैयर किया जाएगा जैसे एरियल डिस्टेंस होता है, बिल्कुल सीधा सड़कों के हिसाब से आपने डिस्टेंस मैयर नहीं कर। अभी जैसे यहाँ पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से अदालत है 3 किलोमीटर, पर जिस रास्ते से मैं जाता हूँ वहाँ से 7 किलोमीटर है, तो बात 7 किलोमीटर की नहीं है, बात है कि यहाँ से डायरेक्ट कितना है 3 किलोमीटर, तो लिहाजा 3 किलोमीटर ही काउंट होगा। आगे चलते हैं जनाब, ये हो गया मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। सेक्शन 12 ड्यूटी टू बी टेकन। अच्छा, ये जो अभी सेक्शन 12 है, ये भी बड़ी अजीब सी चीज़ है, बंदा पढ़ता तो परेशान हो जाता है। क्यों? ड्यूटी टू बी टेकन प्रो रेटा। बंदा कहता है यार ये तो बहुत मुश्किल प्रोविजन होगी, ड्यूटी टू बी टेकन प्रो रेटा। ये कौन सी प्रो रेटा ड्यूटियाँ करवानी है? ये ड्यूटी वो नहीं है कि जी मैं ड्यूटी पे चला हूँ, ये वो वाली ड्यूटी नहीं है। ये है आपकी कौन सी ड्यूटी? ये आपकी कस्टम ड्यूटी, जो आप कस्टम के ऊपर अमाउंट पे करते हैं, या आपकी एक्साइज ड्यूटी है, जो आप एक्साइज के लिए जो रकम वगैरह पे करते हैं। स्पेलिंग से पहले खुद गुजारा कर लेना, ये टाइम नहीं है। तो कस्टम या एक्साइज ड्यूटी आपकी, ये उस ड्यूटी की बात करें। ड्यूटी टू बी टेकन प्रो रेटा, वो कहता है कि भाई साहब किलोग्राम के अंदर या किसी और हवाले से जो रेट रखा गया है। फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी है कि जी अगर कोई शख्स 1000 केजी चीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट करेगा तो वो 100 रुपया कस्टम ड्यूटी क्या करेगा? पे करेगा। तो कहता है कि अगर तो किसी कानून में अलग अलग रेट है तो ठीक, अगर नहीं है तो ख़ुद ब खुद आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि 2000 केजी के लिए ये 200 रुपया होगा और 1500 केजी के लिए क्या होगा? ये 150 रुपये होगा। प्रो रेटा, उसके जो रेट फिक्स है उसके मुताबिक। और अगर वज़न क्या हो गया? 500 केजी हो गया, तो ऑटोमेटिकली रेट क्या हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। ये है जनाब प्रो रेटा, कि अगर कोई एक पर्टिकुलर रेट प्रोवाइड कर दिया गया है किसी ड्यूटी का, किसी कस्टम की या एक्साइज की ड्यूटी का, तो आपका फर्दर अगर उससे अमाउंट कम या ज़्यादा, आपकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो गई है, तो आप प्रो रेटा उसी रेट के मुताबिक आप कस्टम ड्यूटी को कम या ज़्यादा कर देंगे। अगर कोई पर्टिकुलर रेट प्रोवाइड नहीं किया गया, जैसे हमारा बिजली वाला क्या बेड़ा गर्क होता है, 100 यूनिट तक इतने, 200 यूनिट पर इतने और 300 पर बेड़ा गर्क, इधर प्रो रेटा नहीं लगता। वैसे मैं हैरान हूँ हमारे मुल्क के अंदर और जालिमों, 100 यूनिट के बाद कोई बिजली में फूल बूटे लग जाते। 100 यूनिट तक 7 रुपये देना है, 100 के बाद 17 रुपये देने हैं, और पिछले 100 को भी ज़रब 17 अगर आप गैस वाला पढ़ लें। और यार ये पाकिस्तान की अवाम को ये लोग कैसे जलील कर रहे हैं। ना इन लोगों ने बिजली का बिल देना, ना गैस का बिल देना। ये आपके MPA MNA आपके सारे सरकारी मुलाजिम सारे के सारे बेड़ा घर के मुल्क को खा कर भी जो है ना इनको चैन नहीं आता। एक मैं इसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा आपको कि ये जो ब्यूरोक्रेसी और ये जो सिविल सर्विस सिस्टम है, ये कैसे हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहा है, और इसका हल क्या है। वो हल कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि चेंज उसी ने करना है जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सेक्शन 12 समझ आ गया कि ड्यूटी टू बी टेकन प्रो रेटा, कि अगर कोई पर्टिकुलर रेट प्रोवाइड किया गया तो उसके मुताबिक अगर वज़न कम या ज़्यादा होगा तो आपकी जो कस्टम ड्यूटी जो आपने अमाउंट पे करना उस हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाएगा। सेक्शन 13 पर आ जाते हैं। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 13 को, आज फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर भी इसका भी हवाला आप PPC के साथ दे सकते हैं। सेक्शन 13 क्या कहता है? जेंडर एंड नंबर के बारे में है जनाब। जेंडर एंड नंबर, जहाँ तक बात है जेंडर की, ये मैंने आपको एक मिसाल दी थी PPC के अंदर, और PPC का क्या पढ़ाया था आपको? मैंने सेक्शन 8 पढ़ाया था, और मैंने आपको मिसाल दी थी कि अक्सर मैं कहता हूँ कि जी ये जो मेरे शहज़ादे हैं, तो लोग एतराज़ करते हैं कि सर शहज़ादों को याद रखते हैं, शहज़ादियाँ आपको याद नहीं आती। तो मैंने उनको बताया कि भाई PPC का सेक्शन 8 ये कहता है कि लॉ के अंदर अगर कहीं पर ही आएगा ना, तो ही का मतलब क्या है? ही का मतलब शी भी है, ही का मतलब दे भी है, सारे इसके मतलब है। तो ये आपका सेक्शन 13 जनरल क्लासेस एक्ट कहता है कि जब कोई आपके लॉ में जेंडर क्या आएगा? मैस्कुलिन आएगा, तो आपने खुद फ़र्ज़ कर लेना कि ये मैस्कुलिन के साथ क्या है? फेमिनिन भी है, यानी कि फ़ीमेल का भी वहाँ पर लॉ उसी के ऊपर वही चीज़ आइदर ही के नाम से लिखा हुआ है कि ही विल बी हैंग्ड, लेकिन वो शी विल बी हैंग्ड आपने ये जनरल क्लासेस एक्ट ने भी आपको बताया और सेक्शन 8 PPC ने भी आपको बताया। और नंबर क्या कहता है कि अगर कहीं पर किसी कानून में लिखा हुआ सिंगल मतलब सिंगुलर लिखा हुआ है कि ही विल बी हैंग्ड,
तो बंदे हैं 4, वो कहते हैं जनाब दे का तो लफ्ज़ ही नहीं लिखा हुआ, ज़रा तशरीह करें ना। अब यहाँ पर फिर क्या हो गया, ही और चीज़ है, अब गौर से सुन लें। ही का मतलब होता है वो, और दे का मतलब होता है वो ज़्यादा, ही का मतलब होता है वो एक। तो ही का जो आपका इंटरप्रिटेशन है, तो ही की इंटरप्रिटेशन क्या कहती है कि ही का मतलब क्या है, ही का मतलब सिर्फ वो लड़का, कितना, वो एक। और कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने ही को, कंस्ट्रक्ट क्या कर लिया अपनी तरफ से कि जी ही का मतलब दे वो ज़्यादा भी है। इन द सेम वे ही का मतलब वो लड़का, पर ला में कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने कि ला में ही का मतलब तो वो लड़का ही था, लेकिन हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया कि ही का मतलब शी भी है, दे भी है, कंपनी भी है, सब कुछ ही के अंदर आ जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन। तो सेक्शन 13 कहता है कि जेंडर के अंदर अगर ही होगा तो सारे के सारे, और अगर सिंगुलर होगा तो सेम प्रोविजन विल आल्सो अप्लाई ऑन द प्लूरल, कोई अलग प्रोविजन आपके लिए नहीं आएगी। जनरल क्लासेस एक्ट ने इस बात को क्या कर दिया, सेक्शन 13 के अंदर आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया। अब फर्दर जनाब आगे चलते हैं किस तरफ, सेक्शन 14 से 19 तक पावर एंड फंक्शनरीज की तरफ। नेक्स्ट हमारा जिसका चैप्टर है वो है पावर एंड फंक्शनरीज, और ये कहाँ से, सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 19 तक है पावर एंड फंक्शनरीज के मुतल्लिक। जस्ट मिनट में पानी पी लो। आप लोगों ने मेरी चाय को नज़र लगा दी, मेरा पिया नहीं भाग गया, ईद की छुट्टी पे चला गया। सेक्शन जनाब 14, पावर कन्फर टू बी एक्सरसाइजेबल टाइम टू टाइम। सेक्शन 14, पावर कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल टाइम टू टाइम, मतलब ये है कि जब एक कानून की मदद से किसी अथॉरिटी को पावर कन्फर कर दी जाती है और जब तक उस पावर को वापस ना ले लिया जाए, वो अथॉरिटी उस पावर को टाइम टू टाइम एक्सरसाइज कर सकती है। जैसे जब हम कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए कोई भी एक इनेबलिंग एक्ट बनाते हैं कि जिसमें कोई इदारा क्रिएट किया जाता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उस अथॉरिटी को एक पावर दे दी जाती है, डेलीगेट कर दी जाती है, लॉ मेकिंग की कन्फर कर दी जाती है। तो वो उस कन्फर्ड पावर को जब तक उसे वापस न ली जाए तब तक वो कन्फर्ड पावर को बार बार इस्तेमाल कर सकती है वो अथॉरिटी। सेक्शन 14। उसके बाद क्या है, सेक्शन 15, वही सेम चीज जो मैं आपको समझा रहा था कि पावर टू अपॉइंट आल्सो इंक्लूड्स पावर टू डिसमिस और सस्पेंड। अब अगर कोई यहां से मुझसे पूछे कि सर रिमूवल, तो वो भी ऑटोमेटिकली आ गया। मतलब अगर किसी लॉ में सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी का जिक्र किया गया कि ही विल बी अपॉइंटेड बाय द चीफ सेक्रेटरी, ही विल बी अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन फलां, ही विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन उसके रिमूवल का, सस्पेंशन का, उसके डिसमिसल का जिक्र नहीं है, तो जनरल क्लासेस एक्ट कहता है कि जहां पर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, अगर कोई सेपरेट, बाज़ों का तो ये होता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कोई और होती है और उसकी रिमूवल अथॉरिटी कोई और होती है, अगर कोई रिमूवल अथॉरिटी उसमें नहीं बयान की गई, इन सच अ केस द अथॉरिटी विच अपॉइंट्स एनी पर्सन हैज़ आल्सो द अथॉरिटी टू डिसमिस आर सस्पेंड दैट पर्सन इंक्लूडिंग रिमूवल XYZ, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। तो जो अथॉरिटी अपॉइंट करती है वो रिमूव कर सकती है, डिसमिस कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। अगर कहीं पर नहीं भी लिखा तो ये मतलब इसका मौजूद है, हमें जनरल क्लासेस एक्ट ने ये चीज़ बता दी। उसके बाद आ जाते जनाब सेक्शन 16 की तरफ कि सेक्शन 16 आपका जनरल क्लासेस एक्ट का हमें क्या बताता है। सेक्शन 16 बताता है पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स पावर टू, सॉरी वो हमने पढ़ लिया 16। 17 हमारा क्या कहता है जनाब, आपका सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। अगर कोई एक आध सेक्शन आगे पीछे हो गया हो तो आपने उसका गुजारा कर लेना। मेरे ख्याल में कोई एक आध सेक्शन मैंने मिस कर दिया है। क्यों भाई, ऑनलाइन वाले कोई मिक्स किया है? अगर मिस किया तो मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। बताओ कोई मिस किया सेक्शन? अगर कोई सेक्शन मिस किया तो मुझे बता दो। कन्फर्ट भी हो गया और उसके बाद इंक्लूड पावर टू, हाँ एक सेक्शन 15 मैंने मिस किया। पहले सेक्शन 15 मैं आपको बता देता हूँ, जो सेक्शन 16 मैंने आपको बताया, 15 नहीं बताया। सेक्शन 15 पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो, पावर टू अपॉइंट includes power to appoint ex officio। मतलब क्या हुआ इसका, सिंपल सा मतलब
आपने वो पढ़ा होगा उसके अंदर CRPC के अंदर, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस बाय विर्चू ऑफ ऑफिस। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी को भी जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट कर सकती है। तो अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी को जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट कर सकती है तो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट करने की पावर भी किसके पास ऑटोमेटिकली मिल गई? उसी को मिल गई। तो मतलब जिसको पावर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलती है उसको एक्स ऑफिशियो की पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली मिल गई। सेक्शन 16 ने कहा कि जिसको पावर ऑफ अपॉइंटमेंट मिली उसको ऑटोमेटिकली पावर ऑफ डिसमिसल और पावर ऑफ सस्पेंशन भी मिल गया। ये 15-16। और 17 कहता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। मतलब ये है कि अगर यहां पर कोई आपका ऑफिसर टाइटल उसने दे दिया, मतलब ऑफिशियल टाइटल ऑफ ऑफिसर, जब एक चीज आ गया कि जनाब ये जो ऑफिसर फॉर एग्जांपल AC है, असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके फंक्शंस बयान कर दिए गए, तो फिर ये नहीं कि जनाब ये जिस वक्त वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठे थे ना, बस खाली उसने फंक्शन प्रोवाइड करने थे, हमने नहीं करना। तो सब्स्टिट्यूट होता गया। पहले AC साहब थे अरशद साहब, फिर AC साहब हो गए मुनीर साहब, फिर AC साहब हो गए जनाब कोई भी अल्लाह दित्ता साहब। तो वो कहता है कि जो AC सब्स्टिट्यूट होते जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बदलते जा रहे हैं, लेकिन जो आपका फंक्शन इसका था वही फंक्शन इसका, वही फंक्शन इसका होगा। ऑफिशियल टाइटल जो आपका ऑफिसर होगा, फंक्शन वो उसी मकसद के लिए क्या होगा, वो चलता रहेगा। सबका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली नाम सब्स्टिट्यूट होता जाएगा, तो वो फंक्शन उसी अगले नाम के साथ अटैच होता चला जाएगा। उसके बाद आ जाए जनाब सेक्शन 18। सेक्शन 18 भी इसी के साथ मिलता जुलता है सक्सेसर के लिए। सक्सेसर के बारे में सेक्शन 18 क्या बताता है? आपका सेक्शन 18 बताता है सक्सेसर के बारे में। सक्सेसर कौन होता है? कोई भी जो आपका बाद में आने वाला। एक होता है प्रेडिसेसर जो पहले गुजर गया, मतलब ये अभी बैठा है जनाब AC कौन बैठा है? AC आगा साहब बैठे हैं। तो आगा साहब से जो लोग पहले थे, आगा साहब आए 1/1/2020 को, पुराने लोग कौन से हो गए? वो हो गए आपके प्रेडिसेसर। और जो आगा साहब के बाद आगे आएंगे वो कौन होंगे? वो इसके होंगे आपके सक्सेसर। तो वो कहता है प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में कि जो आपका एक्सप्रेस रिलेशन टू फंक्शन और कोऑपरेशन, कि जो फंक्शन कोऑपरेशन ये बंदा परफॉर्म कर रहा था, ऑटोमेटिकली उसका जो सक्सेसर है सेम फंक्शंस उसके ऊपर डिवॉल्व हो जाएंगे, वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करता जाएगा। उसके लिए और कोई भी चीज़ इसमें नहीं आएगी। और सेक्शन 19 क्या कहता है? चीफ्स के बारे में बात करता है कि किसी भी डिपार्टमेंट का चीफ और उसके साथ क्या है? ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट, इसका एक ताल्लुक बयान करता है। और वो किस तरह बयान करता है कि डेफिनेटली जो किसी भी चीज़ का चीफ है, ऑफिशियल चीफ है, ऑफिशियल चीफ की पावर क्या होती है? ज़्यादा, उसकी पावर होगी ज़्यादा। जो उसका सबऑर्डिनेट, उसका डेप्यूटी है, उसके डेप्यूटी की पावर क्या होती है? कम होती है। तो सबको पता है कि जो ऑफिशियल चीफ होगा उसकी पावर क्या होगी? ज़्यादा, और जो उसका सबऑर्डिनेट होगा, डेप्यूटी होगा, उसकी पावर क्या होगी? कम होगी। लेकिन आपका जो ये सेक्शन है वो क्या बताता है कि अगर किसी डेप्यूटी को किसी वजह से इस चीफ का क्या दिया जाएगा? चार्ज दिया जाएगा, कोई भी एक्टिंग चार्ज दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो चीफ की पावर्स है, जो चीफ के फंक्शंस हैं, दे विल बी परफॉर्म्ड बाय द डेप्यूटी। अब डेप्यूटी ये नहीं कहेगा जनाब मेरे तो फंक्शंस लिमिटेड है और चीफ के फंक्शन तो ज़्यादा है, लेकिन आपका लॉ ये कहता है कि जब कोई डेप्यूटी एक्टिव चार्ज के तौर पर किसी चीफ की जगह पर आता है तो ऑटोमेटिकली चीफ के फंक्शन उसको मिल जाते हैं, वो उसको परफॉर्म कर सकता है। ये है सेक्शन 18 और आपका 19। अब आगे चलते हैं जनाब, हमारा सेक्शन 20 से ऑनवर्ड क्या है जनाब? के प्रोविजंस टू ऑर्डर और रूल्स। प्रोविजंस, किस चीज़ की प्रोविजंस? टू ऑर्डर्स और क्या है जनाब? रूल्स हैं। सेक्शन 20 से लेकर 24 तक क्या कहता है जनाब इसके अंदर? सेक्शन 20 क्या कहता है कि आपका कोई भी ऑर्डर इशूड अंडर इनेक्टमेंट, उसके बारे में कुछ बात की जा रही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर रूल, सिंपल छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं इसके हवाले से। वो ये कहते हैं भाई साहब कि ये एक लॉ है, इसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल इनेबलिंग एक्ट कह देते हैं। मतलब
1973 के अंदर क्या हुआ, 1973 के अंदर एक कानून आया, पाकिस्तान बार कौंसिल एक्ट 1973। लाजिमी बात है जब ये कानून पास हुआ तो इसके अंदर कोई ना कोई डेफिनेशन क्लास तो होगी, कोई ना कोई इसके अंदर मानी तो बयान किए गए थे। अब इसमें क्या किया गया, इस कानून में पाकिस्तान बार कौंसिल को पावर कर दी, कौन सी पावर, डेलीगेट कर दी कि भाई आप कोई भी रूल शूल बना सकते हैं। इस डेलीगेटेड पावर को यूज़ करते हुए, कन्फर्ड पावर को यूज़ करते हुए, जो हमने कन्फर्ड पावर, टाइम टू टाइम पाकिस्तान बार कौंसिल रूल्स बनाता है। इस डेलीगेटेड पावर को यूज़ किया 2015 में, लीगल एजुकेशन रूल्स बना दिए। अब जब लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 में बनाए तो अगर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वर्ड, उसका मीनिंग बयान नहीं किया गया तो अब इसका मीनिंग कहाँ से पता चलेगा। तो आपका सेक्शन 20 ये कहता है जनाब कि अगर डेलीगेटेड पावर को यूज़ करके कोई रूल, कोई सेमी-लॉ, कोई बाई-लॉ, ये सारी चीज़ें कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से आप क्या बनाते हैं, या तो आप बनाते हैं सेमी-लॉ, या आप बनाते हैं बाई-लॉ, या आप बनाते हैं इससे कोई रूल, या आप इससे बनाते हैं कोई स्कीम। इसको समझने के लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एडमेंट लॉ का टॉपिक पढ़ा, वो आपको ये क्लियर करवा देगा। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से आप अगर कोई भी चीज़ पास करते हैं तो यहाँ पर जो लफ्ज़ है, अगर आपने उसका कंस्ट्रक्शन करना है तो वही लफ्ज़ का कंस्ट्रक्शन, वही मानी उसको आपने लेना है जो उस लफ्ज़ का मानी अगर वो उस एनेबलिंग एक्ट में मौजूद है तो अलग मानी नहीं लिया जा सकता। हाँ, अगर कोई अलग मानी डेफिनेशन क्लास में आपने दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो वही मानी जो इस कानून में था, जिसके ज़रिए से वो आपने पावर को यूटिलाइज़ करके ये चीज़ पास की, वही सेम मतलब यहाँ पर अप्लाई होगा। ये हो गया सेक्शन 20 का किस्सा। अब चलते हैं जनाब सेक्शन 21 की तरफ कि पावर टू मेक। सिंपल सी बात, कोई लंबा किस्सा किया ही नहीं है। उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया जनाब कोई भी अगर किसी कानून से पावर डेलीगेट की गई और दिया गया कि जनाब फलां अथॉरिटी हैज़ पावर टू मेक, क्या मेक, कोई भी रूल्स वगैरह, कोई भी रूल्स या बाई लॉज, रेगुलेशंस, कोई भी पास करने की पावर आपने क्या कर दी, दे दी किसी अथॉरिटी को। तो अब क्या हुआ, उस अथॉरिटी ने क्या किया, किसी चीज़ को अमेंड कर दिया, या उसको क्या कर दिया, उसको रेस्काइंड कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया, कुछ कर दिया। आपने कहा कि नहीं भाई साहब तुम तो ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, कुछ इसमें ऐड भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो पावर मिली है सिर्फ मेकिंग की, आपकी उस पावर में नहीं लिखा हुआ, मेक का मतलब होता है नई चीज़ बनाना। तो आप पुरानी चीज़ को अमेंड नहीं कर सकते भाई साहब, कुछ ऐड शैड नहीं कर सकते। हाँ, नई चीज़ आप बना सकते हैं। तो आपको जनरल क्लासेस एक्ट ने कहा कि नहीं हो भाई, पावर टू मेक रूल्स आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि वो अथॉरिटी उन रूल्स को मेक भी कर सकती है, ब्रेक भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है, रिस्काइंड भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है, ऐड भी कर सकती है, वेरी भी कर सकती है। तो इस मेक, अब ये क्या आपको मैं बता रहा हूँ, मेक की इंटरप्रिटेशन बनाना और कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्ट कर लिया मेक का मतलब, अपनी तरफ से मेक का मतलब निकाल लिया अमेंड, अमेंड का मतलब और, मेक का मतलब और, रिस्काइंड का मतलब ख़त्म करना, मेक का मतलब बनाना, पावर दी है मेक की, हमने कंस्ट्रक्ट किया क्योंकि इंटरप्रिटेशन ख़त्म होगी, जहाँ इंटरप्रिटेशन फेल होती है ना वहाँ पे आ जाती है आपकी कंस्ट्रक्शन। तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया कि ये जो आपका लफ्ज़ है मेक, इसका मतलब ये है अमेंड, रिस्काइंड, मॉडिफाई, ऐड, ये कंस्ट्रक्शन है जो हमने कर ली कि भाई इसका ये मतलब आप निकाल सकते हैं। तो जब कोई पावर टू मेक रूल्स मिलती है तो ऑटोमेटिकली अमेंड, रिस्काइंड और मॉडिफाई और ऐड की पावर मिल जाती है। उसके बाद क्या है जनाब, मेकिंग ऑफ रूल्स आर बाई लॉज एंड इशूइंग ऑफ ऑर्डर बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ इनेक्टमेंट। सेक्शन 22 क्या कह रहा है, मेकिंग ऑफ रूल्स आर बाई लॉज, मेकिंग ऑफ रूल्स आर बाई लॉज एंड इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स and issuing of orders between passing and commencement of enactment, passing and commencement of
इनेक्टमेंट। क्या कह रहा है कि मेकिंग ऑफ रूल्स और बाईलॉज एंड इशूइंग ऑफ ऑर्डर बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ इनेक्टमेंट। कहता है किसी अथॉरिटी को पावर मिल गई, क्या पावर मिल गई? रूल मेकिंग की। तो वो उसको हमने पढ़ लिया कि वो टाइम टू टाइम रूल मेक कर सकता है। तो कहता है रूल तो बना लिया, लेकिन रूल बन तो गया, जब तक ये प्रॉपर पास नहीं हो जाएगा, जब तक ये प्रॉपर इनेक्ट नहीं हो जाएगा, तब तक ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जब ये कमेंस होगा, जिस दिन से इसका आगाज़ होगा, उस दिन से ये रूल क्या हो जाएगा? ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वो जो दरमियान का टाइम है वो साइड पे रहेगा, वो कवर इसके अंदर नहीं होगा। और ये जो पावर है उस दौरान कि जब आपको, ये हमने पहले भी जैसे पढ़ा है कि अगर एक अथॉरिटी को 1/1/2020 को एक पावर मिली है और वो पावर है 1/1/2025 तक, फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए, इस दौरान ये क्या कर सकता है? कमेंसमेंट से लेकर इस एनेक्टमेंट के दौरान ये जब चाहे कानून पास करना चाहे, ये रूल बना सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है। इसको बार बार कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सेक्शन आपको 22 ने बता दिया। 23 प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मेकिंग ऑफ रूल्स और बाई लॉज। प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मेकिंग ऑफ रूल्स और बाई लॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन, आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। छोटी सी बात, ये कहता है अगर ये कंडीशनल इजाज़त मिली है, पहले जो हमने पढ़ा वो था कि जब चाहे टाइम टू टाइम रूल पास कर सकता है, लेकिन यहां पर क्या कहता है कि ये एक अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को पावर मिल गई। किस चीज़ की पावर मिल गई? पावर मिल गई कि आप रूल मेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। फिर क्या हुआ? लेकिन आपने कोई भी रूल उस वक्त तक फाइनल नहीं करना जब तक आप इसको पब्लिश ना कर दो, पब्लिकेट ना कर दो, इसको आप शाया ना कर दो। और फिर शाया करो, शाया करने के बाद इसमें एक फ्यूचर की डेट बताओ। अगर इस पर कोई बंदा क्या करे? ऑब्जेक्शन करे, तो पहले उस ऑब्जेक्शन का जवाब दो, और उस ऑब्जेक्शन के जवाब के बाद अगर इस पर कोई और ऑब्जेक्शन ना लगे तो फिर इस रूल को आप क्या करो? जो ऑफिशियल गज़ट होता है उस गज़ट में आप इसको पब्लिश करके इसको आप इन्फोर्स कर सकते हैं। तो मतलब अगर किसी रूल के लिए ज़रूरी है कि उसकी प्रीवियस पब्लिकेशन की जाए, उसको पहले छापा जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों के एतराज़ात सुने जाए, तो आपने वो एतराज़ात सुनने हैं, अदरवाइज़ वो आपकी चीज़ वैलिड नहीं रहेगी। ये था सेक्शन 23। और सेक्शन 24 आपका क्या है? सेक्शन 24 जनाब हमें क्या कहता है? कंटिन्यूस ऑफ द ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? कंटिन्यूअस ऑफ ऑर्डर ड्यूरिंग रिपील और रिवाइवल। छोटी सी बात कर रहे हैं। अब मैं आपको इसकी समझाता हूं। जस्ट अ मिनट, मैं अपने ऑनलाइन वाले बच्चों को ले लूं। जी तो जनाब, सेक्शन 24 के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था। सेक्शन 24 कहता है कंटिन्यूअस ऑफ ऑर्डर ड्यूरिंग रिपील रिवाइवल। छोटी सी मिसाल देता हूं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 आपका फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस का, जो सेक्शन 4 फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस है, इसके मुताबिक आपका जो यतीम पोता है, यतीम पोता कौन होता है? एक ऐसा बच्चा जिसका बाप मर गया और दादा जिंदा है। तो शरीयत में ये कहा जाता है कि उसका वरासत में कोई भी हिस्सा नहीं है। ये वरासत का जो कल का टॉपिक है ना, उसमें ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। तो शरई तौर पे ये कहा जाता है कि यतीम पोता वरासत में हिस्सेदार नहीं है, लेकिन सेक्शन 4 फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस ने कहा कि वो हिस्सेदार है। अब ये शरीयत और कुछ कह रही है और फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस कुछ और कह रहा है। दूसरे एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। इस सेक्शन 4 को चैलेंज किया गया कहां पर? फेडरल शरीयत कोर्ट में, और फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको कर दिया नल एंड वाइड। इसको नल एंड वाइड करने पर हुकूमत चली गई कहां पर? वो चली गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्टिल ये केस आज तक पेंडिंग है। कोई 30 सालों से ये केस अभी तक डिसाइड नहीं हो सका कि ये इनेक्टमेंट रहे या नहीं रहे। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब तक ये रिपील नहीं होगी तब तक ये इन्फोर्स रहेगी। तो
तो ये सेक्शन 4 जब तक फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, जब तक कोई प्रोविज़न रिपील ना हो जाए या रिवाइव ना हो जाए, तो उस प्रोसेस के दौरान कि जिस प्रोसेस में उसका रिवाइवल या रिपीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, अगर वो रिपील हो चुकी है तो नई प्रोविज़न रहेगी, पुरानी ख़त्म। और अगर वो रिवाइव की जा रही है तो पुरानी प्रोविज़न उस वक्त तक रिवाइव नहीं होगी जब तक मुकम्मल वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो इसलिए जो आपका सेक्शन 4 जब तक रिपील नहीं हो जाता, जब तक ओमिट नहीं हो जाता, तब तक ये इंटेक्ट रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, इन्फोर्स रहेगा और इसके मुताबिक फ़ैसले होते रहेंगे। ये है सेक्शन 24 ने कहा। अब आ जाता है जनाब फर्दर इसके एंड की तरफ। अब इसको बस जल्द जल्द हम एंड की तरफ ले जाते हैं। कुछ मिसलिनियस प्रोविजन सेक्शन 25 से लेकर इधर इसका एक हम जो है ना वो सर्कल बना देते हैं। 25 से लेकर 31 तक डिफरेंट मिसलिनियस प्रोविजंस हैं। 25 रिकवरी ऑफ फाइन। 25 क्या कहता है कि रिकवरी ऑफ फाइन का तरीकाकार बताता है। कैसे बताता है रिकवरी ऑफ फाइन का तरीकाकार? 25 सेक्शन कहता है कि जी रिकवरी ऑफ फाइन जो पीपीसी का सेक्शन 67 से लेकर 80 तक और सीआरपीसी में जो रिकवरी का तरीकाकार बताया गया है, वही रिकवरी का तरीकाकार तमाम प्रोसीडिंग, तमाम लाज पर एप्लीकेबल होगा। ये सेक्शन 25 जनरल क्लासेस एक्ट ने बता दिया। फिर उसके बाद सेक्शन 26 वाले मैंने आपको शुरू में भी मिसाल दी थी। सेक्शन 26 दर हकीकत क्या चीज़ है? ये है डबल ज्योपर्डी। डबल ज्योपर्डी का क्या मतलब है? डबल ज्योपर्डी का ये मतलब है कि एक कानून, जैसे मैंने मिसाल किसकी ले ली? थेफ्ट की। थेफ्ट इसकी सज़ा पीपीसी में भी है और थेफ्ट की सज़ा कहाँ पर है? हुदूद में भी है। तो आपको सेक्शन 26 ने कहा कि जब किसी एक जुर्म की सज़ा 2 कवानीन में है और किसी एक कानून में अगर सज़ा हो गई तो उस सूरत में उस शख्स को दूसरे कानून में सज़ा नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? कि पर्सन वंस एक्विटेड आर कन्विक्टेड कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, नो मैन कैन बी पुनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की भी प्रोटेक्शन इसको हासिल है। सेक्शन 403 डबल ज्योपर्डी सीआरपीसी उसका भी प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन जनरल क्लासेस एक्ट क्या कहता है कि भाई साहब एक बात जहन में रख लें, अगर किसी कानून में कोई और बात है तो वो एप्लीकेबल है स्पेशल लॉ के अंदर, अगर वो नहीं है तो ये एप्लीकेबल। तो सीआरपीसी ने इसी को उठाया और एप्लीकेबल कर लिया। लेकिन जब हम पढ़ने के लिए चले गए CNSA कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997, अभी मैंने आज लफ्ज़ लिख दिया तो अभी फरमाइशें आनी शुरू हो जाएंगी, सर ये भी फिंगर टिप्स पर ले आए। ओ भाई बस कर दो, फिंगर टिप्स से ज़्यादा मज़े नहीं लो जो है ना वो। तो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 ये कहता है कि अगर कोई शख्स कोई ड्रग्स को क्या करता है, ड्रग्स को इंपोर्ट करता है, लाजमी बात है जब आप ड्रग्स इंपोर्ट करेंगे तो आप कस्टम के तरीके से तो नहीं करेंगे ना, अनऑफिशियली लेकर आएंगे। तो आपने पहला जुर्म किया किसके तहत? कस्टम एक्ट के तहत। तो आप कस्टम एक्ट के तहत क्या हो गए? आप कस्टम एक्ट के तहत उस चीज़ के मुजरिम हो गए। तो अगर आप कस्टम एक्ट के तहत मुजरिम हो गए और आपको सज़ा हो भी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट में सज़ा नहीं दी जा सकती। दी जा सकती है, यहाँ पर डबल ज्योपर्डी नहीं लगती, सेक्शन 26 अप्लाई नहीं होता। तो अगर किसी कानून में कोई प्रोविजन मौजूद है तो वो, अगर नहीं है तो जनरल क्लासेस एक्ट सेक्शन 26 कहता है नो मैन कैन बी पुनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। किसी शख्स को एक जुर्म की 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर वो 2 डिफरेंट कवानीन में काबिल सज़ा है तो किसी एक कानून में सज़ा होगी, दूसरे कानून में सज़ा नहीं होगी। और उसके बाद मीनिंग ऑफ सर्विस बाई पोस्ट 27, मीनिंग किस चीज़ का मीनिंग है? मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। अगर अदालत कहीं पर ऑर्डर कर दे सर्विस बाय पोस्ट का तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने सबसे पहले एड्रेस प्रोवाइड करना है और उसके बाद आपने प्री पेमेंट करनी है। पहले उस चीज़ की आपने कीमत अदा करनी है जो आपने क्या किया वो पोस्ट, और ये रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए से जाएगा। अब ये सारी बातें क्या हो गई? बता दिया। आपको कल ये नहीं कहना पड़े कि जी जज साहब ने तो बताया ही नहीं था कि एड्रेस देना है, जज साहब ने पैसे देने की तो बात ही कोई नहीं की थी जनाब, और मैंने तो ख़त के ज़रिए से भेजा, जज साहब ने मुझे कहा ही नहीं था कि आपने इसको रजिस्ट्री करनी है। तो सेक्शन 27 जनरल क्लासेस एक्ट कहता है कि जब अदालत आर्डर कर देना कि सर्विस बाई पोस्ट तो आपने ख़ुद समझ जाना है कि आप एड्रेस भी देंगे, पेमेंट भी देंगे और इसको रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए से भेजेंगे। ये आपने ख़ुद इसका मतलब कंस्ट्रक्ट कर लेना है। और उसके बाद क्या है? साइटेशन ऑफ इनेक्टमेंट सेक्शन 28।
साइटेशन ऑफ इनेक्टमेंट, मतलब किसी भी कानून को, इनेक्टमेंट का मतलब क्या है, बार बार आ रहा है, इनेक्टमेंट का मतलब जो कानून पास हो गया, एक्ट बन गया, तो उसकी साइटेशन मतलब उसका नाम, उसका टाइटल, कहते हैं या तो उसका टाइटल होगा या उसका शॉर्ट टाइटल होगा, या लॉन्ग टाइटल होगा या शॉर्ट टाइटल। अब जितने कानून हमने पढ़े हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड जनरल क्लासेस एक्ट 1897, दिस एक्ट में बी कॉल्ड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, दिस एक्ट में बी कॉल्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो वो क्या है, वो उसकी साइटेशन है, जो टाइटल भी हो सकता है और बाज़ औक़ात उसको शॉर्ट टाइटल के अंदर भी लिखा जा सकता है, उसका एक शॉर्ट नाम दिया जा सकता है। सेक्शन आपको 28 ने बता दिया। और कुछ और इसकी जो प्रोविज़न्स हैं, मिसलिनियस प्रोविज़न्स जो हमारी रहती हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी प्रोविज़न रह गई। एक है जनाब 29 सेविंग। सेविंग का मतलब क्या होता है कि अगर किसी कानून में कोई चीज़ पुरानी चल रही है तो वो चलती रहे, वो एज इट इज़ रहेगी। हम कई बार सेविंग को डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद क्या है 30 और 31। 30 कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू ऑर्डिनेंस, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू ऑर्डिनेंस। यहां पर मुझे हैरानी हुई, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैं रिकॉर्डिंग चेक करूं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। और जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है वो किसके तहत, अच्छा ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कुछ सवाल इस तरह का आ जाता है ना कि जनाब ये एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू द ऑर्डिनेंस सेक्शन 30 ऑफ द जनरल क्लासेस एक्ट, उसके ऊपर आप एक पेपर के अंदर नोट लिखें तो आप वही चीज़ लिख कर आ जाएंगे, तो ये गलत है। इसमें जो गलती है वो आपने बतानी है कि जनाब ये प्रोविज़न, इसको अमेंड होना चाहिए। ये गलत प्रोविज़न इसलिए है कि करंट जो ऑर्डिनेंस आपका प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 89 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और वो भी कौन सा 1973, इसके तहत ऑर्डिनेंस पास करता है। लेकिन सेक्शन 30 क्या कहता है कि जी जो लफ्ज़ एक्ट है ना वो ऑर्डिनेंस में भी लगेगा। 1956 की प्रोविज़न, 1935, 1919 का कानून, वो सारे ओ भाई वो तो ख़त्म हो गए, अब तो ऑर्डिनेंस पास हो ही नहीं सकता। तो ये इस कानून की गलती कि इसमें ये बाकी लफ्ज़ नहीं लिखने, इसमें लिखा होना चाहिए कि 89 के तहत जो आपका प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है, तो जो हमने एक्ट के बारे में चीज़ें पढ़ी है ना कि एक्ट में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, वो कहता है वो सारी बातें किसके ऊपर अप्लाई होंगी, ऑर्डिनेंस के ऊपर भी अप्लाई होंगी। और 31 क्या कहता है कि एप्लीकेशन किसकी, एक्ट की, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट कौन से, ऑन ऑर्डर्स, कौन से ऑर्डर्स, पास्ड बाय प्रेसिडेंट, जैसे आपके कानून शहादत ऑर्डर। तो जो आपकी प्रोविज़न किसके ऊपर है, जो आपकी प्रोविज़न एक्ट के ऊपर है वही ऑर्डर के ऊपर है, जो प्रोविज़न आपकी एक्ट के ऊपर है वही आपकी ऑर्डिनेंस के ऊपर है। ये हमारा था जनाब कौन सा, ये हमारा था जनरल क्लासेस एक्ट 1897 ऑन द फिंगर टिप्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि जनरल क्लासेस एक्ट क्या है। ये एक ऐसा कानून है जो जनरल क्लासेस की डेफिनेशन हमें देता है, कंस्ट्रक्शन हमें देता है कि कोई भी कानून अगर वहाँ पर ये चीज़ें आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपने इसका ये मतलब समझ लेना है। अलग अलग तशरीह नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के तमाम कवानीन इस जनरल क्लासेस एक्ट की तशरीह के पाबंद है, अगर उनमें कोई स्पेशल प्रोविज़न मौजूद नहीं है तब। तो हमने पढ़ा डेफिनेशन क्लास के बारे में, बैरिस्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि ये बैरिस्टर कहना वैसे गलत है क्योंकि वो हम लोग नहीं कह सकते खुद को। और हमने कहा कि जो भी डेफिनेशन क्लास है ये पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल है। फिर हमने पढ़ा कि डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द स्टैट्यूट क्या होगा कि अगर कोई भी जो आपका कानून अगर कहीं पर लास्ट डेट की जिक्र अगर होगी तो लास्ट डेट, लिमिटेशन पीरियड वगैरह वो क्या होगा, वो अप्लाई, आपका क्लोजिंग डेट आ गई तो नेक्स्ट जो कोर्ट रीओपन होगा तो वो डेट आपकी काउंट हो जाएगी। उसके बाद जनाब जो आपकी रिपील्ड इनेक्टमेंट होती हैं उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता, और जब कोई इनेक्टमेंट आपकी दोबारा रिवाइव होगी तो उसका पर्पस बताया जाएगा। सेक्शन 7 ने हमें ये कहा कि जब भी रिवाइव करेंगे तो उसको हम क्या बताएंगे, पर्पस बताएंगे। और सेक्शन 8 ने कहा कि जब भी कोई प्रोविज़न आपकी रिवाइव होगी या कोई भी आपकी प्रोविज़न क्या होगी, रिनेक्ट होगी, तो वो इन्फोर्स उस वक्त तक रहेगी। फिर उसके बाद कमेंसमेंट टर्मिनेशन के बारे में सेक्शन 9 ने बताया कि फ्राम का लफ्ज़ जहाँ से शुरू होगा तो पिछला पीरियड उसका एक्सक्लूड, फ्राम से आगे इंक्लूड, और जहाँ पर टू का लफ्ज़ आएगा तो टू तक इंक्लूड और आगे वाला निकल जाएगा। तो कमेंसमेंट फ्राम के लफ्ज़ से होती है किसी कानून की, आगाज़ फ्राम के लफ्ज़ से, और कहाँ तक चलेगा, टू के लफ्ज़ से उसका टर्मिनेशन होता है। और कंप्यूटेशन ऑफ टाइम में हमने क्या पढ़ा, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम में हमने यही पढ़ा, सॉरी टू से कंप्यूटेशन ऑफ टाइम हमने देखा जनाब सेक्शन 10 जो हम पहले भी देख चुके थे, जिसमें हमने ये पढ़ा, सॉरी लास्ट डे क्लोज की बात यहाँ पर सेक्शन 10 के अंदर कही गई है कि अगर लास्ट डे क्लोज होगा तो वो कंप्यूट नहीं होगा। और ये डेट ऑफ द ऑपरेशन, थोड़ा सा आज मेरा भी जो है ना पेट्रोल नहीं मिला हुआ इस वजह से थोड़ा सा जहन हो गया। तो सेक्शन 5 क्या था, डेट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द स्टैट्यूट। अगर किसी कानून में
डेट ऑफ ऑपरेशन नहीं है तो जिस दिन उसको प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला है वो उसका डेट ऑफ ऑपरेशन काउंट हो जाएगा। उसके बाद जनाब आ गया सेक्शन 11 मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो काउंट होगा। सेक्शन 12 के जो आपका ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आपने पे करनी है, जो रेट किसी एक पर्टिकुलर उसका ग्रामेज का बताया गया है उसी हिसाब से कम या ज़्यादा उसको, अगर 1000 का 100 है तो 2000 का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो 200 रुपये उसका कस्टम ड्यूटी हो जाएगा। उसके बाद जेंडर और नंबर में हमने पढ़ा कि ही का मतलब सारे के सारे, शी वगैरह, दे वगैरह, और सिंगुलर का मतलब प्लूरल। फिर पावर एंड फंक्शनरीज हमने पढ़ी कि जो आपके डिफरेंट पावर्स किसी भी इदारे को दी जाती है तो जो एक बंदे को मिलती है तो एक्टिंग वाले को वही सेम पावर मिलती है, सक्सेसर को भी वही पावर मिलती है, और जब किसी हेड का बता दिया तो ऑटोमेटिकली सबके ऊपर वो चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा जनाब उसके बाद प्रोविजंस टू द ऑर्डर और रूल्स के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह जब कोई एक इनेबलिंग एक्ट के ज़रिए से किसी दूसरी अथॉरिटी को डेलीगेटेड पावर मिलती है तो डेलीगेटेड पावर मिलने के बाद जो अगर वो कोई रूल पास करता है तो उसकी कंस्ट्रक्शन उसी तरह होगी जिस तरह एनेबलिंग एक्ट की हुई। मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल की आपको मिसाल दे दी। इन द सेम वे पावर टू मेक रूल्स का मतलब है कि अमेंड भी कर सकता है, रिस्काइंड भी कर सकता है, उसको मॉडिफाई, वेरीफाई, वेरी कुछ भी कर सकता है, ये उस पावर का मतलब था। फिर हमने कुछ और पावर्स के बारे में भी पढ़ा था सेक्शन 14, 15, 16 के अंदर कि पावर ऑफ अपॉइंटमेंट किसी का मतलब ये है कि वो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट जहाँ पर किसी को मिलती है एक्स ऑफिशियो को भी वो खुद ब खुद अपॉइंट कर सकता है। और साथ ही हमने ये चीज़ भी देखी थी कि अगर पावर ऑफ अपॉइंटमेंट मिली है तो डिसमिसल और सस्पेंशन की पावर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। फिर हमने जो इंपॉर्टेंट सेक्शन देखा वो सेक्शन 26 की सूरत में देखा मिसलेनियस प्रोविजन के अंदर डबल ज्योपर्टी के हवाले से कि अगर कोई कानून, कोई जुर्म 2 कवानीन में उसकी सज़ा मौजूद है तो एक कानून के तहत सज़ा दी जाएगी, दूसरे कानून में नहीं दी जाएगी। अगर कोई स्पेशल प्रोविजन मौजूद ना हो तो ये था जनाब हमारा जनरल क्लासेस एक्ट 1897 ऑन फिंगर टिप्स। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।